गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर आज की क्लास में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस 52 से लेकर 99 क्वेश्चन तक। इसके साथ एक सेट देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली दिस इज सेट नंबर 2। देखिए, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को ओके प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको मेल्विन कैल्विन को। सेकंड क्वेश्चन आप 53 क्वेश्चन देख सकते हैं। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिका अणु यानी कि लिम्फोसाइट से, लसिका अणु या लिम्फोसाइट से की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है या रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता आती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए या ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन या डायलिसिस सिद्धांत पर काम करता है कृत्रिम गुर्दा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा दिखाई देता है तो उस वर्ण यानी कि पिगमेंट पर आश्रित है। वो किसमें पाया जाता है? किस पर आश्रित होता है? तो परितारिका या आइरिस में पिगमेंट पर आश्रित होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजक कटिवा हिस्सा जो है वो सूज कर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में जो दूध का निष्कासन होता है ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आप देख सकते हैं, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन डिंब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य निषेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम वीर्य निषेचन के उद्देश्य से जो वृषभ का वीर्य होता है उसको द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया पौधे का पुष्प सबसे बड़ा होता है। देखिए, नेक्स्ट, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल और सेब, ये सब असत्य फल होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 65 नंबर, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता चलता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पौधे उगाना, इसको कहते हैं जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें विटामिन B1 की संभावना रहती है। नेक्स्ट बताइए, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बताइए, कपास हमेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास हमेशा बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो इसका रीजन ये जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है, इसलिए थोड़ी देर के बाद अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में सल्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वाताशय वातावशय यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण ज्यादातर मछलियां जल में नहीं डूबती। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किसने या किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो M.W. स्टेनले। सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले ने अलग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर, पाइसम सैटाइवम। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 79, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत या ओक की छाल से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण मवेशियों में, जानवरों में बांझपन रोग होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस बीमारी से मरते हैं। राइजोम किसका कार्य करती है? राइजोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुदभिद यानी कि जीरोफाइट कहलाते हैं। याद रहेगा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुदभिद या जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस की मुख्य नस्लें मुर्रा, सूरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में, राजस्थान में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। कहाँ से? वृक्षों के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। इलायची को क्या कहा जाता है? मसालों की रानी।
नेक्स्ट बताइए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचुरे जो है कार्ल लीनियस की पुस्तक है। किसकी? कार्ल लीनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बताइए, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण से उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 99 तक है। अब चलिए यहाँ पर एक 34 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और बताइएगा इसका आंसर, बाकी मैं बताता चलूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक फलन उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मोजले या मोसले ने प्रतिपादित किया इस नियम को। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? बताइए, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के फर्स्ट ए में रखा गया है, यानी कि पहले, है ना, पहले समूह के एक ग्रुप में रखा गया है। प्रत्येक आवर्त का अध्ययन, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। बताइए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो एक क्षार धातु होता है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य। ओके, आवर्त लेटी हुई लाइन होती है इस तरह से, जो ऐसे रहता है, 7 आवर्त होते हैं। आगे, पारा या मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रागायरम। ये है पारा या मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रागायरम, और यहीं से सिंबल इसका Hg लिया जाता है। टिन का लैटिन नाम क्या है? बताइए, टिन का लैटिन नाम स्टेनम है। टिन का लैटिन नाम स्टेनम है और इसका सिंबल Sn होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं तरफ कौन सी धातु है जो कि अधातु में आती है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उप धातुएं हैं? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितनी जो है उप धातुएं हैं? तो 7 उप धातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 7 उप धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? क्या बोला गया? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आवर्त नंबर 6 में 32 तत्व हैं। नेक्स्ट बताइए, डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, जिनको बाहर रखा गया है संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को कौन से आवर्त में रखा गया है? बताइए, हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। पहले आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट बताए, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम है। कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कॉइन्स मेटल कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को कॉइन्स धातु यानी कि सिक्का धातु कहा जाता है? तो यहाँ फर्स्ट बी यानी कि पहले समूह के दूसरे वाले तत्वों को, दूसरे बी ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। गैंग कहा जाता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को। नेक्स्ट, कैलामीन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामीन जस्ता धातु का अयस्क है। कैलामीन जस्ता धातु का अयस्क है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु किस किस्म का है? तो बताइए, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश धातु हेमेटाइट किस्म का है। कौन से किस्म का? हेमेटाइट किस्म का है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया भंजन कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? बताइए, कौन सी ऐसी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में मिलती है? तो इसमें सोना धातु है, ये मुक्त अवस्था में मिलती है। नेक्स्ट, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो धातुएं चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं। कौन सी प्रक्रिया? चालन प्रक्रिया के द्वारा। पारे का किसी अन्य धातुओं के साथ मिश्रण कहलाता है। ये करें, पारे का किसी अन्य धातु या पारे का किसी अन्य धातुओं के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट, क्षार धातुओं की संयोजकता होती है। तो क्षार धातुओं की संयोजकता एक होती है। कितनी होती है? बैलेंसी एक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उनमें निम्न में से किसका अंश होता है? चॉकलेट में किसका अंश होता है? लेड का, यानी कि शीशे का अंश होता है। ध्यान देना, चॉकलेट में लेड का अंश होता है, इसलिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट, इस्पात को पिघलाने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है? तो इस्पात को पिघलाने के लिए ये एलडी विधि, कार्डो विधि, डुप्लेक्स, उपरोक्त ये सारी विधियां अप्लाई की जाती हैं। फोटोकास्क्रेमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान रहता है? बताइए, फोटोक्रासेमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान रहता है। कौन? सिल्वर ब्रोमाइड। स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? बताइए। तो वैसे इसको व्यक्त किया जाता है कैरेट से। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं? बताइए, किसके एलॉय हैं? इनमें से ऑप्शन बताइए। तो सीसा और एंटीमनी के एलॉय है। नेक्स्ट, सफेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्लेटिनम को। कहाँ गए भाई? सफेद स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। नेक्स्ट, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? बताइए, उस नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो उसमें भैया प्लूटोरियम का प्रयोग किया गया था। किसका? प्लूटोरियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है जल को विसंक्रमित करने के लिए। कहाँ गए? जल को विसंक्रमित करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट बताइए, कोयले के जलने से क्या बनती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये बी ऑप्शन होगा आपका।
नेक्स्ट, आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ओजोन गैस O3 गैस उत्पन्न होती है आकाश में बिजली चमकने के दौरान। नेक्स्ट, गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R क्या सूचित करता है? तो R जो है एक मोल, अरे R जो एक मोल गैस को सूचित करता है, एक मोल गैस को। नेक्स्ट है अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? तो बताइए, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सी गैस होती है? तो उनमें होती हीलियम गैस भी होती है, हीलियम गैस। घंटी में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए, घंटी में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर और टिन। घंटी में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? कॉपर और टिन। तो इस प्रकार आज की क्लास में 52 से लेकर 99 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 34 क्वेश्चंस का एक तरह से सेट कवर कर लिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।